धर्मेश लगभग पिछली 2 सालों से कोई परमानेंट काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे इन 2 सालों तक कोई भी परमानेंट काम नहीं मिला। वो इन 2 सालों के बीच में कभी किसी मजदूर के साथ में मजदूरी करना, कभी कंपनी में जाकर के काम करना, किसी हलवाई के साथ में हलवाई करना, इन्हीं सब कामों को किया करता। अब धर्मेश रेड्डी को ये लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, उसे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना एक सब्जी बेचने वाले का ही काम किया जाए। तो फिर वो एक ठेला लेकर के आता है, जिसे हम गांव की भाषा में ढकेल बोलते हैं। उस ठेले को लेकर के आता है, अपनी सब्जी की दुकान को चलाने शुरू कर देता है। फेरी लगाता है गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के, और सब्जी को बेचता है। अब उसका जो गुजारा था वो इन सब्जी के पैसों को बेच करके जो भी पैसे आते उनसे ही चलने लगता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है। एक गांव में पहुंच जाता है फेरी लगाते हुए। एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी, उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया है, आलू ले लो, बैगन ले लो, टिंडे ले लो, ऐसा चिल्लाने लगता है। अब उस हवेली की छत पर एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 या 32 वर्ष रहती है, वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। उसकी नज़र जैसे ही धर्मेश रेड्डी ऐसी आवाज़ें लगाता है तो धर्मेश रेड्डी के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों, उस सब्जी वाले को देखने के बाद में वो औरत दंग रह जाती है। तो फिर वो तुरंत ही अपनी उस हवेली की छत से नीचे उतर कर आती है और उस सब्जी वाले के सामने घूंघट करके खड़ी हो जाती है और उससे सब्जियों का मोल भाव करने लगती है। पूछती है कि आलू कितने दिए हैं, टिंडे कितने दिए हैं। धर्मेश रेड्डी कहता है कि माफ़ करना बहन जी, आपकी जो आवाज़ है वो साफ नहीं आ रही है, आप अपना घूंघट उठा लीजिए। औरत थोड़ा आग बबूला हो जाती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी औरत से उसका घूंघट उठाने के लिए कह रहे हो। अगर मैंने एक चीख मारी तो एक चीख में ये गांव इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब धर्मेश रेड्डी जो था वो थोड़ा शांत हो जाता है, डर का माहौल बन जाता है उसके अंदर और वो माफ़ी मांगने लगता है उस महिला से। कहता है कि बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो लड़की थी कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही ले गए। चलो, आप कहते हो तो मैं अपना घूंघट उठाती हूँ। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लड़की अपना घूंघट उठाती है और जब धर्मेश रेड्डी उस लड़की का चेहरा देखता है, तो चेहरा देखने के बाद में दोस्तों, वो अपनी ढकेल से लगभग 3 फीट पीछे पछाड़ खा कर के गिर पड़ता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं होती है, बल्कि ये लड़की इस धर्मेश रेड्डी की पत्नी होती है, जो कि 3 सालों से अलग हो गई थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हरिकिशन। कहानी में आपका, क्राइम वार्ता की में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम चंचल होता है, जिसकी उम्र केवल मात्र 11 वर्ष थी। इसके माता पिता इसकी शादी इससे 10 साल बड़े लड़के 21 वर्ष के साथ में करा देते हैं। एक 11 वर्ष की लड़की के अंदर समझ केवल ना के बराबर ही होती है। अब समझ नहीं होती है लड़की में तो वो अपने से 10 साल बड़े लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद में अपने ससुराल में आ जाती है। दोस्तों, जो शादी हुई थी, लड़की के माता पिता ने वो 10,000 रुपये लेकर के की थी। आज के ज़माने में जो लड़के वाले होते हैं वो दहेज मांगते हैं, लेकिन जहां इस शादी में चंचल के साथ धोखा हुआ था, इसके माता पिता ही लड़के वालों से 10,000 रुपये लेकर के चंचल की शादी करते हैं।
लेकिन चंचल इन बातों से अनभिज्ञ थी, उसे कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। अपने ससुराल में अपने पति के साथ में रहती है। दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता चलता है। लगभग 1 ही महीना होता है। अब 1 महीने तक तो बहू से कोई काम करवाया नहीं जाता है। माता पिता जो सास ससुर होते हैं वो कोई काम करवाते नहीं है। लेकिन जब 1 महीना गुजर जाता है तो इसके सास ससुर इससे काम करवाने की कहते हैं। अब 11 वर्ष की लड़की के अंदर होती एक बच्ची है, उसके अंदर क्या समझ होगी खाना बनाने की, खाना पकाने की। चंचल को कोई भी काम धंधा नहीं आता था। अब इसका पति इसे गाली गलौज करना शुरू कर देता है, इसे मारना पीटना शुरू कर देता है। अब दोस्तों खाना बनाना तो ठीक था, ये सीख जाती है। इसके जो सासू थी वो इसे खाना पकाना सिखा देती है। अब समय धीरे धीरे गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद में इसे पता चलता है कि इसका जो पति है वो शराब पीता है। अब ये जब पता चलता है कि पति शराब पीता है तो अपने माता पिता के पास में पहुंच जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि मेरे जो पति हैं वो शराब पीते हैं, आप उन्हें समझाइए, नहीं तो मैं आपके साथ में ही रहूंगी, मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी। दोस्तों माता पिता ने जो था दहेज लेकर के उल्टा 10,000 रुपये लेकर के शादी की थी। जब उनके दामाद का उनके पास में फोन आता है तो वो अपनी लड़की की बातों को नहीं सुनते हैं और उल्टा अपनी चंचल बेटी को ही फटकार देते हैं, उसे ही डांट देते हैं, उससे ही कह देते हैं कि तुमने ही कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, इसीलिए जो समधी समधिन है उन्होंने तुम्हें धमकाया होगा, तुम्हारे पति ने पीटा होगा। दोस्तों ऐसा धिक्कारते हैं और उसे अपने घर से धिक्कारते हुए ये कह देते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारो और अपने ससुराल में ही रहो। ससुराल ही तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी, जिसका अपने माता पिता या फिर अपने पति के सिवा कहीं ठिकाना नहीं था, वो करती भी क्या। जब माता पिता ने उनसे यही कह दिया कि उसका जो ससुराल है वही उसके लिए सब कुछ है, तो वो क्या करती, वो अपने ससुराल में आ जाती है और फिर वहीं अपने पति के साथ में जैसा भी था उसके साथ में रहना शुरू करती है। पति लगभग उसे हर शाम शराब पी करके मारता, क्योंकि दोस्तों जो थी लड़की चंचल उसमें ना समझ थी, वो समझदार नहीं थी और हर एक छोटी छोटी बातों पर पिटा करती थी। लेकिन जो नसीब में लिखा होता है वो लिखा होता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है। शादी के 3 साल बाद उस पर एक लड़का होता है। लड़का होने के बाद में अपने लड़के के साथ में ये अपने जीवन को शुरू करती है, सोचती है कि अपने बच्चे के सहारे ये अपने जीवन को गुजार देगी। अब 4 साल और गुजर जाते हैं। जब ये 18-19 वर्ष की हो जाती है तो इससे सहा नहीं जाता है अपने सास ससुर की मार लाचारी और अपने पति की इतने बुरी तरीके से पिटाई। अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अब दोस्तों जो माता पिता थे उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं, उन्हें भी दर्द आ जाता है अपनी बेटी की ऐसी स्थिति देखकर, हालत देख करके। तो वो अपने उस दामाद से कह देते हैं कि हमारी बेटी अब तुम्हारे साथ में एक पल भी नहीं रहेगी। ऐसा कहते हुए दोस्तों इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद में चंचल अपने घर रहने लगती है। 2 महीने ही होते हैं कि 2 महीने के बाद में चंचल को और दूसरी जगह बिठा दिया जाता है, यानी कि इसकी शादी और दूसरी जगह कर दी जाती है। जो दूसरा पति मिलता है वो भी उस पति से कहीं ज़्यादा ही मिलता है, यानी कि वो भी शराबी पियक्कड़ मिलता है। उसके साथ में भी 10-15 दिन रहती है। 10-15 दिन रहने के बाद में भी वहाँ से अपने घर चली जाती है। उस पति के साथ में रहना उसे पसंद नहीं होता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। अब फिर इसके माता पिता इसके लिए अच्छा सा पति ढूंढते हैं, अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। तो एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम होता है धर्मेश रेड्डी। धर्मेश रेड्डी के साथ में चंचल की शादी कर दी जाती है।
शादी के बाद में जो धर्मेश रेड्डी था वो चंचल के बेटे को और चंचल दोनों को अपनाता है और उन्हें ढेर सारा प्यार देता है। धर्मेश रेड्डी जो था ये पुरानी गाड़ियों को, पुरानी 4 पहिए की गाड़ियों को या मोटरसाइकिलों को खरीदा करता था जो रोड से उतरी ना हो, यानी कि जिनकी जो एक्सपायरी डेट होती है रोड पर चलने की वो गई ना हो, कम न हुई हो, उन गाड़ियों को खरीदता था पुरानी को और उन्हें मॉडिफाई करके बेचा करता था। इसका यही बिजनेस था, यही काम था। महीने में लगभग 10 से 12 लाख रुपए कमा लिया करता था। अच्छी कमाई थी। अब समय ऐसे ही गुजरता है तो एक दिन चंचल को पता चलता है कि जो धर्मेश रेड्डी है वो शादीशुदा है और उसकी पहले से एक पत्नी और है जिसका नाम खुशबू है। जब ये पता चलता है तो वो अपने पति से पूछती है कि क्या माजरा है, जब आपकी पहले से ही एक पत्नी थी तो आपने हमको बताया क्यों? क्यों नहीं? अगर आप बता देते तो हम आपसे शादी नहीं करते। तो कहता है कि मैंने बताया हो या नहीं बताया हो तुम्हें इससे क्या फर्क है? तुम कौन सी सती सावित्री हो? तुम भी तो दो दो पतियों के यहाँ से निकाल देने के बाद में यहाँ आई हो। अपने अंदर भी झांक कर के देखो कि तुम भी 2 पतियों को छोड़कर आई हो। अब चंचल शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती है। उससे कहता है कि तुम यहाँ अपने बेटे को खिला पिला रही हो, अपना पेट अच्छे से भर रही हो, तुम्हें कोई भी बात की तकलीफ नहीं है, फिर तुम्हें किस बात की तकलीफ है? शांत हो जाती है। अब धीरे धीरे दोस्तों समय गुजर जाता है। लगभग अपने तीसरे पति के यहाँ रहते रहते इसे 1.5 साल गुजर जाते हैं। अब 1.5 साल गुजरने के बाद में धर्मेश रेड्डी का जो व्यापार था, कारोबार था, वो ठप पड़ जाता है। उसकी कोई भी गाड़ी बिकना बंद हो जाती है, कोई भी गाड़ी नहीं बिकती है। लगभग 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीनों तक एक भी गाड़ी नहीं बिकती है। अब घर चलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर हाई स्टैंडर्ड वाला परिवार होगा तो हाई स्टैंडर्ड का ही खाना खाएगा, हाई स्टैंडर्ड तरीके से ही रहेगा, तो वो 40 लाख रुपए का कर्ज ले लेता है। 40 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है और 3 महीने तक उसकी एक भी गाड़ी नहीं बिकती है। तो वो टेंशन में आ जाता है, सोचता है कि क्या करे जिससे कि घर का खर्चा चले, जिससे कि कर्जा चुकाया जा सके। अपनी पहली पत्नी खुशबू के पास में जाकर के बैठ जाता है, अपने माथे पर, सिर माथे पर हाथ रख जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि क्या करूं, मेरी तो ऐसी स्थिति हो गई है, ना तो घड़ी का हूं ना घाट का हूं। पत्नी खुशबू उससे कहती है कि जो आज तुम्हारे साथ में हो रहा है वो मैं जानती हूं कि वो तुम्हारे साथ में क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। धर्मेश रेड्डी बोलता है कि तुम अगर जानती हो तो मुझे बताओ कि ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। कहती है कि जब तुम उस लड़की को, उस चंचल को अपने घर में ब्याह करके लाए हो तभी से हमारा जीना हराम हो गया है। तभी से आपका जो काम है वो चौपट हो गया है, कोई भी काम नहीं चल रहा है। वो लड़की जो है वो मनहूस है, उस लड़की को अपने घर से भगा दो। उस लड़की पर जरूर किसी न किसी चुड़ैल का आत्मा का साया है। अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी होती, इतनी ही दिल की साफ होती, अगर वो लड़की कोई भी रोगी ना होती तो तुम सोचो कि वो 2-2 पतियों के घर से निकल कर क्यों जाती, क्यों आती। धर्मेश रेड्डी कहता है कि यार कैसी बातें कर रही हो, जब मैंने इससे शादी की थी तो इसके माता पिता का कहना था कि इसके जो पहले 2 पति थे वो इसे शराब पी करके मारते थे और वे इसे इतना टॉर्चर करते थे कि इसने उनका घर छोड़ दिया। ये इसीलिए मुझसे शादी की है। खुशबू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से ही बीमार थी, इसके माता पिता ने, इसने तुम्हारे से झूठ बोला, इस पर किसी न किसी चुड़ैल का, भूत का साया है और जो भूत है वो इससे कहता है कि तुम यहीं रहो और अपने पति का जीना हराम कर दो, इसकी पत्नी का जीना हराम कर दो, और वो इससे करवा रहा है।
पति धर्मेश कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही उसको घर से बाहर निकाल देता हूँ। धर्मेश रेड्डी उसके पास में जाता है और जाने के बाद में उसे डांटता है, उसे फटकारता है। दोस्तों, दुनिया में जो जहर है कान में फूकने का, कान में घुलने का, वो दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। सांप का जो जहर होता है, उस जहर का भी जो दवा है वो तैयार है इस दुनिया में। उस जहर को उतारा जा सकता है, उस जहर को कम किया जा सकता है, लेकिन जो कान में जहर घोला जाता है, उस जहर का आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। अगर इस जहर का असर हो गया तो कोई भी व्यक्ति इस असर को कम नहीं कर सकता है। अब जब कुसुम ने धर्मेश रेड्डी के कानों में जहर घोल दिया कि उसकी जो पत्नी है उस पर चुड़ैल भूत का साया है और उसी की वजह से आज उसकी जो घर की हालत हुई है वही उसकी जिम्मेदार है, तो धर्मेश रेड्डी उसके पास में चला जाता है, उसे डांटता है, फटकारता है और उससे कहता है कि आज जो भी हमारी हालत हुई है उस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम हमारे इस घर से चली जाओ। बेचारी चंचल कुछ कहती उससे पहले ही खुशबू उसका सामान उसके पैरों में पटक देती है और उससे कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। खुशबू की बातों को सुनने के बाद में चंचल अपने पति की तरफ देखती है तो पति धर्मेश रेड्डी भी उससे कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए मेरे घर में, मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है। अब चंचल क्या करती है, अपना सामान उठाती है, अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है और अपने घर की तरफ चल देती है। अपने माता पिता के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, रोने लगती है। माता पिता उससे पूछते हैं तो अपने माता पिता को अपना हाल बताती है, कहती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी माताजी अब मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी। माता पिता कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुझे वहां से अच्छा कोई ना कोई और पति मिल जाएगा, वहां से अच्छी कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, तू बस सब्र रख ऊपर वाले पर। दोस्तों, अब 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद में धर्मेश रेड्डी की जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो जाती है। उस पर जो 40 लाख रुपए का कर्जा था, जिस सेठ का कर्जा था, उस कर्जे को मांगने आता है। धर्मेश रेड्डी की एक भी गाड़ी बिकी नहीं थी तो वो उस कर्जे को चुका नहीं पाता है। जो कर्जदार था, जो साहूकार था, वो उसकी गाड़ियों को, जो भी 3-4 गाड़ियां बची थी, उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। अब धर्मेश रेड्डी के पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है उस घर के सिवा। उसकी पत्नी खुशबू भी उसे लात मार करके, उसे छोड़ करके वहां से चली जाती है। धर्मेश रेड्डी मूड पकड़ पकड़ के रोने लगता है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर के प्यार करने वाली पत्नी को छोड़ दिया। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है। दोस्तों, धर्मेश रेड्डी इधर उधर काम ढूंढता, लेकिन उसे कोई भी परमानेंट काम नहीं मिलता है। तो वो किसी लेबर का काम करने लगता, कभी कंपनी में चला जाता, कभी पेंटर के साथ में काम किया करता। ऐसे दिन दिहाड़ी पर काम करता और काम करने के बाद में जो भी कुछ कमाता उस कमाई से अपना दिन चलाता, अपने जीवन यापन करता, अपना पेट भरता। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है। लगभग 2 साल और गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद में धर्मेश रेड्डी ये सोचता है कि उसका ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, ऐसे काम करने से उसकी जिंदगी नहीं कटेगी, उसे कोई ना कोई परमानेंट काम ढूंढना ही होगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना सब्जी बेचने का ही काम शुरू कर दिया जाए। तो वो एक ठेला लेकर के आता है, सब्जी बेचने का काम स्टार्ट करता है। गांव गांव गली गली फेरी लगाता और फेरी लगाते हुए एक गांव में पहुंच जाता है। दोस्तों, एक हवेली होती है, उस हवेली पर एक लड़की जिसकी उम्र 30 से 32 होती है, कपड़े सुखा रही होती छत के ऊपर, और ये धर्मेश रेड्डी सब्जी ले लो ऐसी आवाज़ें लगाने लगता है। तो वो लड़की
धर्मेश रेड्डी की आवाज़ों को सुन करके दंग रह जाती है उसकी नज़र जब पड़ती है। क्योंकि दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि चंचल ही होती है। चंचल जब अपने पति को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, हैरत में पड़ जाती है कि मेरे पति के पास तो इतना पैसा था, आखिर वो पैसा गया तो गया कहाँ? आज कैसी ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि आज ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। इस प्रश्न के साथ में दौड़ी दौड़ी नीचे आती है, नीचे आकर के घूंघट कर लेती है और सब्जियों का मोल भाव करने लगती है। मोल भाव करने के बाद में धर्मेश रेड्डी कहता है कि मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तुम अपना घूंघट उठा करके मुझसे बात करो। थोड़ी देर उन दोनों में बातचीत होती है तो अपना घूंघट उठाती है चंचल, और जैसे ही सूरत को देखता है, चेहरे को देखता है, तो दंग हो जाता है धर्मेश रेड्डी। इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये अपनी पत्नी यानी कि चंचल से कहता है कि चंचल तुम अब ठीक तो हो, बड़े दिनों बाद देखा है तुम्हें। चंचल कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपका ये हाल कैसा है? आप बेहाल कैसे लग रहे हो? आपके पास में तो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी, अच्छी अच्छी गाड़ियों को बेचा करते थे आप, अच्छा जीवन था आपका, फिर ऐसे कैसी स्थिति आ गई कि आप आज ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? धर्मेश रेड्डी फिर उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद में ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी। धर्मेश रेड्डी अपनी पत्नी चंचल के पैरों में पड़ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि चंचल मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंचल कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया। धर्मेश रेड्डी पूछता है कि यहाँ क्यों रहती हो तुम? सब्जी लेने के लिए आई हो, क्या हुआ है इस गांव में? कहती है कि जब तुमने घर से निकाल दिया था, जब मैं घर से बेघर हो गई थी, तो 2 महीने तक तो अपने माता पिता के साथ में रही। फिर 2 महीने के बाद में मैंने यहाँ इस घर में शादी कर ली। मेरे जो पति हैं वो अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनकी जो पहली पत्नी थी, पहली वाइफ थी, वो एक्सपायर हो गई थी। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और मुझसे अच्छा प्रेम करते हैं, पूरा परिवार प्रेम करता है। मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है, मैं यहाँ बिल्कुल सही हूँ। धर्मेश रेड्डी की आंखों से आंसू, क्योंकि दोस्तों जो चंचल थी उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो पत्नी ऐसी थी, ऐसी लड़की थी जो शायद किसी की और पत्नी ना हो। चंचल उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई खुशबू? कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, जब मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई तो उसने मेरे लात मार दी और घर छोड़ करके चली गई। धर्मेश रेड्डी अपनी आंखों में आंसू लिए फिर चंचल से कहता है कि चंचल अपना ख्याल रखना, अगर भविष्य में तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा पाऊंगा। चंचल भी कहती है कि जब कोई भी मदद की आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। कहती है कि आप अपना ख्याल रखना। दोस्तों फिर इसके बाद में चंचल अपने पति से सब्जियां लेती है, सब्जी लेने के बाद अपने घर चली जाती है और जो धर्मेश भी होता है वो भी सब्जियों को बेचता हुआ अपने घर पहुंचता है। दोस्तों ये थी कहानी चंचल की और धर्मेश रेड्डी की। कैसी लगी ये कहानी? कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी। अगर आपने ये चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि भगवान के ऊपर विश्वास रखें, आस्था रखें, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप विश्वास रखिए, वो आपको एक न एक दिन ऐसे स्थिति में ज़रूर डालेगा जिस स्थिति में अगर आप चले जाएंगे तो उस स्थिति में से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको उस स्थिति में हमेशा ही मनोरंजन होगा, आप उस स्थिति में हमेशा ही खुश रहेंगे, यानी कि भगवान आपको एक न एक दिन स्वर्ग के जाल में डाल देगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।